Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College कोटा। स्टूडेंट आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो पहला पार्ट था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो 6 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब हम आज से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या-क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में समझेंगे, फिर सिलेक्शंस रूल की बात करेंगे कि कौन से ट्रांजिशंस अलाउड है, कौन से नॉट अलाउड है। फिर हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड्स जो कि हुक्स लॉ के द्वारा समझाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हमें समझने में और किसी आईआर स्पेक्ट्रा को पढ़ने में किसी कंपाउंड की मदद मिलती है। फिर हम बात करेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जैसे फंडामेंटल, ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशंस बैंड के बारे में बात करेंगे। फिर हम थोड़े से ब्रीफ में फर्मी रेजोनेंस और फिंगरप्रिंट रीजंस के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कि हमने जो कुछ सीखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में इन 9 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड मैटर। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, उसका जब इंटरेक्शन इंफ्रारेड रेडिएशन से करवाया जाता है और उससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसके अध्ययन को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब बात ये होती है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है। मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक जो एक इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर मैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करूं तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो विजिबल और माइक्रोवेव के बीच का रीजन होता है उसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो चूंकि ये विजिबल और माइक्रोवेव के बीच का रीजन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसकी जो लैम्डा होती है वो विजिबल रीजन से ज्यादा होती है और एनर्जी विजिबल रीजन से कम होती है, जबकि माइक्रोवेव की तुलना में इसकी एनर्जी, इसकी लैम्डा कम होती है। क्योंकि अगर हम गामा रे से माइक्रोवेव की तरफ चले तो लैम्डा होती है वो बढ़ रही होती है और एनर्जी होती है वो कम होती है। तो विजिबल रीजन से इंफ्रारेड रेडिएशंस की लैम्डा ज्यादा और एनर्जी कम होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस विजिबल और माइक्रोवेव के बीच के रेडिएशंस है अकॉर्डिंग टू लैम्डा और एनर्जी। अब हम बात करेंगे आईआर रेडिएशंस की रेंज की कि उनकी वेवलेंथ क्या होती है। तो आईआर जो रीजन है इसको बेसिकली 3 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है। हम इन 3 सब रीजन्स की रेंज भी बात करेंगे और इन तीनों रीजन्स का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रीजन ऑफ आईआर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रीजन है वो नियर आईआर रीजन है। इसे ओवरटोन रीजन भी कहा जाता है। मैंने कंटेंट में बताया था कि हम ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स भी पढ़ेंगे। तो जो ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स होते हैं वो इस नियर आईआर रीजन में हमें मिलते हैं। अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ का जो रेंज है वो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर होता है। तो नियर आईआर का जो रेंज है वो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम इस रीजन को वेव नंबर में डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन होता है वो नियर आईआर का रीजन होता है। अब हम बात करते हैं मिड आईआर रीजन। जो इंफ्रारेड
रेडिएशंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो मिड आईआर रीजन ही है। इसी में हमें बेसिकली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस ऑब्जर्व्ड होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो इसी रीजन में, इसी रेंज में सबसे ज्यादा हमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ऑब्जर्व्ड होते हैं। इसकी जो अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है 2.5 से 50 माइक्रोमीटर, और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है 4000 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको आ गया समझ में कि जो मिड आईआर रीजन है वही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर आती है बात फार आईआर रीजन की। फार आईआर रीजन को हम रोटेशन रीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरली हमें मॉलिक्यूल के रोटेशन ऑब्जर्व्ड होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो 50 से 1000 माइक्रोमीटर होती है, और वेव नंबर होता है वो 200 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो जो मिड आईआर रीजन था, जो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, उसमें भी 2.5 से लेके जो 25 माइक्रोमीटर का रीजन या 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर का जो रीजन होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन उसमें ऑब्जर्व्ड होते हैं, और उसकी ही हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। बच्चों अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। इस डायग्राम से ही आपकी एक पूरी पिक्चर बनेगी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक्चुअली में स्टडी क्या कर रहे हैं। मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होता है। साथ ही मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल में मेनली 3 आपको एनर्जी लेवल मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, फिर है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, देन है रोटेशनल एनर्जी लेवल। आप देख सकते हैं ऊपर E1 है, नीचे E2 है। ठीक है, तो आपका एक नीचे एनर्जी लेवल है और एक ऊपर दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो अकेला नहीं होता। सबसे बड़ी बात है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल आपको दिखाए गए हैं। आपको यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल आपको यहाँ 2 एनर्जी लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, आपका एक तो ये हो गया एनर्जी लेवल, और एक आपका एनर्जी लेवल ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों एनर्जी लेवल में आप देखेंगे कि बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बने हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बने हुए हैं V0 फिर V1। ठीक है, इसमें 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आपको दिख रहे हैं। इसी तरह ऊपर वाले में भी आपको 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दिख रहे हैं, V0 V1। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में एक से ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल की। तो आप देख सकते हैं कि एक जो रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है उसमें कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। बस ये पिक्चर आपको समझनी होती। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, देन एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये चीज आप अच्छे से समझिए, और आप देखेंगे कि जो वाइब्रेशनल अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है, फिर वाइब्रेशनल में एनर्जी डिफरेंस उनसे कम है, फिर रोटेशनल में और भी कम है, और भी पास पास आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लेवल्स दूर दूर है। फिर अगर हम बात करें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की, तो उनके बीच में ट्रांजिशन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए। फिर अगर हम बात करें रोटेशनल में, तो वह वाइब्रेशनल से और भी ज्यादा कम एनर्जी चाहिए। तो आपको समझ में आया कि वाइब्रेशनल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब आता है कि ये जो एनर्जी लेवल का जो जरूरत होती है, ये जो अगर हम 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच की बात करें, एक ये V0 हो गया और एक ये V1 हो गया, इनके बीच के एनर्जी लेवल के डिफरेंस की बात करें तो ये जो डिफरेंस है ये IR रीजन में आता है। इसी वजह से IR जब इंफ्रारेड रेडिएशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे गिराए जाते हैं तो
लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन नहीं होगा, आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसके लिए तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो किसके बीच में ट्रांजिशन होगा? वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में। अब बात यह आती है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में तो और कम गैप है। आप देखें, इसका मतलब ये और कम गैप होने वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, वो रोटेशनल ट्रांजिशन के साथ ही होते हैं। कभी भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अकेले नहीं होंगे। अगर वाइब्रेशन ट्रांजिशन होंगे तो साथ में रोटेशनल ट्रांजिशन होंगे। तो अगर देखा जाए तो इन जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा मिलता है, हम उसे कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो आपको आई बात समझ में इस डायग्राम से, कि इस डायग्राम में ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो आईआर रीजन में आता है। इसीलिए आईआर रेडिएशन तब पड़ते हैं तब वाइब्रेशन ट्रांजिशंस होते हैं। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की बात करेंगे। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्यों होता है। अब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल से मेरी पिछली स्लाइड से आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आईआर रीजन में वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी दोनों की बात हम करते हैं। When the frequency of the IR radiation is equal to the natural frequency of the vibration, the molecule absorb IR। इसका मतलब ये है कि जब दो वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस अगर IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो मॉलिक्यूल IR रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आपको आ गई बात समझ में। Absorption cause an excitation of molecule from a lower to higher vibrational level। अब आप देखिए, मॉलिक्यूल को हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं आईआर रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बाय डिफॉल्ट किस में रहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है, अगर उनकी जो एनर्जी जो उनको प्रोवाइड की जा रही है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस से मैच कर जाती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉइंट क्लियर। Each vibrational level is associated with the number of closely placed rotational level। I think ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका प्रीवियस स्लाइड से। Therefore the IR spectroscopy is called as vibrational rotational spectroscopy, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब होता ये है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई फंक्शनल ग्रुप है या बॉन्ड है, वो केवल एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शो करता है जिसपे कि वो एब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। आपको आई बात समझ में। अगर COH ग्रुप है तो उसकी फिक्स है कि इसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर वो अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल अपन ने कोई लिया और उसमें उस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है तो हम कह देंगे कि भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम थोड़ा सा बाद में पूरा लेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें OH की जो पीक आती है वो 2500 से 3000 सेंटीमीटर के बीच में एक ब्रॉड पीक आती है। ठीक है, अब आपने अगर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लिया और आपको 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपको पीक मिली तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आई समझ में बात। एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप और पर्टिकुलर बॉन्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमने देख लिया कि भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और वो ट्रांजिशन तभी होगा जब उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर आईआर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली में ऐसा होता है कि हर मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करे, जरूरी नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करे। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब तक दो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तब तक वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। वो दो रिक्वायरमेंट कौन सी है, हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन।
ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दिया था, मैं और इसे थोड़ा सा एलोबरेट कर देती हूँ. If a molecule absorbs radiation only when frequency of vibration of some group of molecule is the same as frequency of incident radiation. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ग्रुप है वो जिस फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन शो करता है, मान लो वो 2000 सेंटीमीटर इनवर्स पे वाइब्रेशन शो करता है, उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस 2000 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो जब तक 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के रेडिएशन नहीं आएंगे मॉलिक्यूल्स के पास, वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे. तो दो अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस के इंफ्रारेड रेडिएशंस होने चाहिए. So a particular bond or functional group has a particular vibrational frequency at which that group shows absorption. This is called characteristic vibration frequency of that group. ठीक है, हर ग्रुप के लिए एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि ये इसी फ्रीक्वेंसी पर अपना वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन शो करेगा. और ये एक पूरी टेबल है, उस टेबल से हम मैच करते जाते हैं. कोई स्पेक्ट्रा आता है अननोन कंपाउंड का, तो हम देखते हैं कि हाँ भाई इसमें NO2 की पीक आ रही है, तो इसमें मॉलिक्यूल में NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रा की स्टडी भी करते हैं. अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं. उसमें ये दे दिया जाता है कि फला मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो IR इनएक्टिव होगा और IR एक्टिव होगा. तो आपको जो निकालना होता है वो जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के आधार पे ही निकालना होता है. तो हम समझते हैं कि ये है क्या चीज और कैसे इसकी वजह से मॉलिक्यूल IR एब्जॉर्प्शन शो करते हैं या नहीं करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है, नॉट ऑल मॉलिक्यूल शो IR एब्जॉर्प्शन. ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई कि हर मॉलिक्यूल IR एब्जॉर्प्शन शो करे ये जरूरी नहीं है. चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन इज नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, अब वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एब्जॉर्प्शन शो नहीं होगा. आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि डाइपोल मोमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा वाइब्रेशन के दौरान, तो IR एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. Such vibrational transition which are accompanied by a change in dipole moment are called IR active vibration. तो वो वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन तो दोनों तरीके से हो सकते हैं. हो सकता है कि उसमें डाइपोल चेंज हो या डाइपोल ना चेंज हो. तो अगर डाइपोल चेंज हो रहा है उस वाइब्रेशन में, तो वो वाइब्रेशन हो गए IR एक्टिव वाइब्रेशन. और अगर डाइपोल चेंज नहीं हो रहा तो वो वाइब्रेशन हो गए IR इनएक्टिव वाइब्रेशन. इसमें मैं आपको ये चीज थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट से क्लियर करती हूँ. O2N2Cl2 ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. इनमें एक जैसे हैं. O2 में दोनों एटम ऑक्सीजन है, N2 में दोनों एटम नाइट्रोजन है. ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि आप किसी भी तरह का वाइब्रेशन करा दें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करा ले, बेंडिंग वाइब्रेशन करा दे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करा ले, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करा ले, कोई भी तरह का वाइब्रेशन करा ले, इनमें कभी भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा. तो ये मॉलिक्यूल ऑलवेज IR इनएक्टिव होते हैं. तो आप देखिए, आपको अगर छांटने को आए तो अगर जैसे आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखे जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है O2N2Cl2, तो आप आंख बंद करके उन्हें IR इनएक्टिव मार्क कर दीजिए. ठीक है, अब बात जाती है कि जरूरी नहीं है एक मॉलिक्यूल में, मैंने कहा कि कुछ वाइब्रेशंस IR एक्टिव होते हैं, कुछ IR इनएक्टिव होते हैं. उसको हम समझेंगे CO2 के एग्जांपल से. ये आपका CO2 का एग्जांपल हो गया, बीच में कार्बन है, रेड जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और दोनों जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन है. मैं इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करती हूँ. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को और वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग बेंडिंग होते हैं, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझाने के लिए जल्दी से एग्जांपल ले रही हूँ. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में बॉन्ड होते हैं वो या तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं. मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बदलती है. तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि या तो दोनों बॉन्ड एक साथ छोटे होंगे या दोनों बॉन्ड एक साथ बड़े होंगे. ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक आप देख सकते हैं कि बॉन्ड इसमें दोनों बॉन्ड
या तो एक साथ छोटे होंगे या बड़े होंगे, लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एक बॉन्ड छोटा होगा और एक बॉन्ड बड़ा होगा, ऐसा होता है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जो जब दोनों बॉन्ड या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के डायपोल में होने वाले चेंज को कैंसिल कर देते हैं। तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपके क्या होंगे, आईआर इनएक्टिव होंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो चेंज हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जिसमें एक बॉन्ड छोटा हो रहा है एक बॉन्ड बड़ा हो रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, इसीलिए इसी के एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आईआर एक्टिव होंगे। तो आपने देखा एग्जांपल, एक ही मॉलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशन है वो आईआर एक्टिव है और कुछ वाइब्रेशन आईआर इनएक्टिव है। एससीएल मॉलिक्यूल आप इसे चाहे सिमेट्रिक कर लो या एसिमेट्रिक कर लो, क्योंकि इसमें बीच में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, तो इसमें सारे वाइब्रेशंस होंगे वो आईआर एक्टिव होंगे। तो आपको बात समझ में आई कि जो जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वाइब्रेशन के दौरान आईआर जो आईआर मतलब वाइब्रेशन के दौरान डायपोल मोमेंट में चेंज होना जरूरी है, तभी मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है बच्चों, ये आ गई बात समझ में। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा पहले कि आईआर रेडिएशंस क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनका सब डिवीजन क्या होता है, हमने पहले इसकी बात की। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन का एक डायग्राम देखा, एक पिक्चर समझी। उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल की बात की, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और लास्ट में हमने देखा कि आईआर एब्जॉर्प्शन के लिए जो जरूरी 2 रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।